Hello student, welcome to Study Point Khushbu Soni. Please make sure that you have watched from part 1 to 3 of chemical reaction and equation. It's part 4th of our chemical reaction and equation chapter. तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले part 1 to 3 देख लीजिए, उसके बाद ही आप part 4 पर आइए. Let's start. So, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो. ऐसी इक्वेशन जिससे हमें उस इक्वेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन या इक्वेशन विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट. तो अभी उसके लिए 3 वे है जिससे हम किसी इक्वेशन में और ज्यादा उसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. हम उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं. क्या उस इक्वेशन में कोई हीट चेंज हो रहा है. मैंने आपको बताया था कि या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कोई एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक चीज हो रही है. अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो इक्वेशन और इन्फॉर्मेटिव बन सकती है. अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं कि हाँ इस कंडीशन के अंदर ही ये जो इक्वेशन है ये फुलफिल होगी, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन मुझे लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो ये कुछ कंडीशंस है. तो अगर मैं वहाँ पे कुछ कंडीशंस को भी इंडिकेट कर दूं, मैं बोल दूं कि ये इक्वेशन जो है इसी टेम्परेचर पे होगी या इतने ही प्रेशर पे होगी, तो वो क्या है वहाँ पे कंडीशन है. अगर मैं उसकी फिजिकल स्टेट या कोई हीट चेंज अगर हो रहा है या कोई कंडीशंस है, अगर मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो इस तरह से मैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकती हूँ. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं. कितने टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है केमिकल इक्वेशन में, तो 4 टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है केमिकल इक्वेशन में. सॉलिड जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस जो गैस की फॉर्म में होता है उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन. फर्स्ट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एक्वस सॉल्यूशन एंड लिक्विड. लिक्विड हमारा पानी होता है. एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब मैं किसी वाटर में, जैसे इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने पानी में नमक या फिर मैं पानी में शक्कर घोल देती हूँ तो ये मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन हो गया है. समझ रहे हैं आप कि मैंने एक लार्ज सॉल्वेंट जो है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट फॉर्म में डाल रही हूँ, यानी नमक को मैंने अगर पानी में घोल दिया तो वो मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन या फिर हम उसे वाटर सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो फिजिकल स्टेट्स हमारे पास 4 टाइप की हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे हमारे पास है Zn प्लस H2SO4 gives you जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ये इक्वेशन हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, हमारे पार्ट 2 में. तो यहाँ पे जो जिंक है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में, तो मैं इसको इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट लगा के सॉलिड लिख दूंगी. H2SO4 ये क्या है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया था, पानी में H2SO4 मिलाया था, तो ये हो गया हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन. इससे जो मुझे जिंक सल्फेट मिलता है वो भी मेरे पास एक्वस है, तो इसको भी मैं AQ से रिप्रेजेंट कर दूंगी. और जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होती है, तो इसको मैं G से रिप्रेजेंट कर दूंगी. ठीक है. जिंक प्लस जिंक जो हमारा सॉलिड स्टेट में, तो मैंने S लिख दिया. S जो है वो हमारा सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, L जो है वो हमारा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, G जो है वो हमारा गैसियस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर सॉल्यूशन, राइट. अगर हमने एक और पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कि जैसे मैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करूंगी तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है मुझे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है. तो वो प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड है, तो प्रेसिपिटेट को भी मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, ऐसे. ये मेरे पास यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेसिपिटेट को हमेशा प्रेसिपिटेट की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें हम शॉर्ट में जो है वो PPT से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो अच्छा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, गैस है, राइट. और ये जो H2O है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट है. तो इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन. क्या है ये हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन. तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी, AQ से. तो होप आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिजिकल स्टेट आप पहले इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग हीट चेंज समझेंगे. सो नेक्स्ट इज हीट चेंज. ठीक है. किसी भी इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें हीट चेंज को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है.
तो हीट चेंज है वो दो तरह टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो नाम समझे जा रही है, यानी कि जो यहाँ पे है वो हमारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हमने पढ़े थे इसके एग्जाम्पल, हीट रिलीज होती है तो हमारा बीकर जो है वो गर्म हो जाता है। और एंडोथर्मिक में क्या होती है, हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे जो हमारा बीकर है वो थोड़ा सा कूल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, राइट। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। ये देखिए मैंने 1 को 1 से रिप्रेजेंट किया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारी हीट रिलीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट साइड में किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो प्रोडक्ट साइड में या तो मैं सिंपल प्लस हीट लिख दूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, या मैं प्लस हीट एनर्जी लिख दूंगी, या सिर्फ प्लस एनर्जी लिख दूंगी। कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कार्बन है, हमारे हर चीज पे कार्बन होता है, तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है यानी कि वो जलता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हीट, तो जो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इधर की साइड में प्लस हीट भी लिख सकते हैं, या प्लस हीट एनर्जी लिख दीजिए, प्लस एनर्जी लिख दीजिए। तो दिस रिप्रेजेंट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिर्फ प्लस हीट लिखने से मुझे पता चल गया दिस इक्वेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग खाना पकाते हैं, उसमें मीथेन गैस यूज में लेते हैं CH4। तो जब मीथेन गैस भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो गरम गरम अच्छे से रोटी सिक जाती है, क्योंकि हीट निकलती है, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो और वाटर वो भी गैसियस फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, या तो प्लस हीट लिख दीजिए, या प्लस हीट एनर्जी लिख दीजिए, सिंपली आप एनर्जी लिख दीजिए। तो हमने 2 एग्जांपल समझे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंबशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसको मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब में समझाती हूँ कि कंबशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो भी हमारे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए कैसे, हमें एनर्जी चाहिए। आज मैं इतना बोल रही हूँ तो मेरे में एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ, और मुझे ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से। तो खाने में हम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइट। और इन सब में क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है वो बिल्कुल, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, और जो सिंपलर, ये स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस है। अब हम रेस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर बन गया क्योंकि हमने खाना खाया। ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान अंदर गई। तो अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, कंबशन होगा। ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे कंबशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे कंबशन होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करके कंबशन प्रोसेस करेगा और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करेगा और हीट भी रिलीज करेगा, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर या हीट जो है वो मेंटेन रहता है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि अगर मैं मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहां पे मैंने आपको बताया था जब मैं मैग्नीशियम वायर को या मैग्नीशियम रिबन को जब मैं हीट करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पे व्हाइट डेजलिंग लाइट आती है। तो लाइट भी आ रही है और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे उतार लीजिए, फिर इसके बाद जो है वो हम थर्ड पढ़ेंगे, कंडीशन वाला। सॉरी, थर्ड नहीं पढ़ेंगे, हमारा भी एंडोथर्मिक रिएक्शन बचा हुआ है, हम लोग एंडोथर्मिक पढ़ेंगे। So in previous slide we discussed about the exothermic reaction. Now it is endothermic. Endothermic reaction जिसमें हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए सिंपल है, वहां पे हम लोग क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी जो है वो हम प्रोडक्ट साइड लिख रहे थे। अब यहाँ पे जो है हम प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी या फिर एनर्जी ये जो है हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। आप यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट साइड है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है। मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड प्लस हीट लिखा है, आप प्लस हीट एनर्जी और प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं। सिंपल देखिए जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, नाउ यू आस्क मैम व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले ये टॉपिक, इसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस के बाद हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगी, उसमें हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। डीकम्पोज यानी किसी चीज का टूटना। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आज मैं जैसे इस चीज को तोड़ूंगी तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना,
तो आप अभी इतना समझिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो ब्रेक होते हैं, राइट, तो वहां पे हमको एनर्जी देनी पड़ती है। या तो आप वो एनर्जी हीट की फॉर्म में दोगे, या एनर्जी आप वो लाइट की फॉर्म में दोगे, या वो एनर्जी आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दोगे। लेकिन इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको डिकम्पोज करने के लिए। सो आई कैन से ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज दे रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करती हूँ तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक था रिएक्टेंट, इसको ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज फॉर्म हो गई, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और मैंने यहाँ पे एनर्जी क्या दी है, हीट की फॉर्म में इसको जलाया है, हीट की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस बहुत फर्स्ट क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट, मतलब पेड़ पौधे जिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो लेते हैं, तो वो कुछ एनर्जी ले रहे हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं सूरज से। तो ये भी क्या हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये भी एनर्जी लेते हैं हीट की फॉर्म में, देन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम रेस्पिरेशन करते हैं। समझ रहे हैं, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो इसका इलेक्ट्रोलाइज करके, मतलब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एनर्जी की फॉर्म में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जिससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो भी हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे उतार लीजिए, देन हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए दो चीजें देखी, एक तो उसकी फिजिकल स्टेट और एक उसका हीट चेंज। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। कुछ इक्वेशन जो है वो सिर्फ उनको कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही वो इक्वेशन होगी, अगर उनकी वो कंडीशन नहीं मिलती है तो वो इक्वेशन नहीं होती है। जैसे अगर किसी भी इक्वेशन को होने के लिए अगर हीट की रिक्वायरमेंट, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसे सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी इक्वेशन को होने के लिए उसे हीट की जरूरत पड़ती है तो उस हीट रिक्वायर्ड को हम क्या करते हैं, कैसे शो करते हैं, जो हम एरो लगाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उस एरो के ऊपर हम इस तरह से ट्राइंगल का जो शेप है इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरह का डेल्टा बना देते हैं अगर किसी भी इक्वेशन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी भी इक्वेशन को होने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज लेते हैं। अभी कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, मतलब वो जल्दी से केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसके लिए हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं। और ये भी आप आगे पढ़ेंगे एक्चुअली डिटेल में कैटलिस्ट। अभी आप इतना ही समझिए कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं। तो कोई भी कैटलिस्ट अगर किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट या कंडीशन है कि उसमें वो कैटलिस्ट होना ही चाहिए, तो हम उसको, जैसे हीट को हम क्या करते हैं, हीट के साइन को डेल्टा से हम एरो के ऊपर लिखते हैं। कैटलिस्ट अगर कोई भी इक्वेशन में चाहिए तो हम उसको हमेशा एरो के नीचे लिखेंगे, या तो उस कैटलिस्ट का हम सिंबल लिख देंगे, या कैटलिस्ट अगर कोई फॉर्मूला है, कोई बड़ा कैटलिस्ट है तो उसको हम ऐसे फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे, राइट। और अगर हम और कोई भी रिएक्शन, जैसे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्रेशर होगा तभी वो रिएक्शन होगी, तो उसके लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर को भी इंडिकेट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल थ्री विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वन बाय वन। देखिए यहाँ पे मैंने पोटेशियम क्लोरेट लिया है 2KClO3, ठीक है। अब इसको मुझे हीट चाहिए। जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो मैंने बोला था ना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती, मतलब इसको टूटने के लिए हीट चाहिएगी। तो मेरे को इसको हीट देंगे, तो मैंने क्या करा, एरो के ऊपर हीट का साइन यानी कि डेल्टा मैंने बना दिया। और इस रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट भी चाहिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या चाहिए मुझे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैंने कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिखा है, जो हीट मुझे इसको चाहिए वो मैंने ऊपर डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। तो पोटेशियम डाइक्लोराइड को जब मैं रिएक्ट करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मुझे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। होप आपको ये पहला वाला समझ में आ गया होगा, हीट रिक्वायर्ड और कैटलिस्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशंस को, राइट। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई। नेक्स्ट है कि अगर मुझे ये बनाना है मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल मुझे फॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, ढंग से सुनिएगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को अगर मैं 300 atm प्रेशर पर उसे प्रेशराइज करती हूँ, 300 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इन दोनों के मिक्सचर को जब मैं 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रही हूँ, 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, और जो कैटेलिस्ट है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर होना चाहिए। दोनों चीजें देखिए यहाँ पे, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है और कैटेलिस्ट भी। कैटेलिस्ट मिक्सचर है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कैटेलिस्ट मुझे चाहिए। मुझे मिथेनॉल बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को मैं इतने टेम्परेचर पे इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और इस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास मिथेनॉल फॉर्म होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये रिएक्शन हमारी होगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको इनमें कोई समझने में प्रॉब्लम आई तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पेड़ पौधों को, वाटर भी देते हैं, प्लस जो वो सनलाइट से जो है पेड़ पौधे एनर्जी लेते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। एक और चीज है क्लोरोफिल। पत्तियों का कलर हरा होता है क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए दो चीज एकदम मस्ट है, दो कंडीशन एकदम जरूरी है, एक तो सनलाइट और दूसरी क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हमसे लेते हैं, पानी जो हम उन्हें देते हैं, इन दोनों को मिक्सचर प्लस सनलाइट होने से सूरज से मिलती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो पत्तियों में होता है। तो इनकी प्रेजेंस में जो वो है ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में मदद करती है। तो होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा टू मेक इन्फॉर्मेशन और इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव इट्स पार्ट कंप्लीट। ये हमारा जो पार्ट 4 थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।